चलिए, हड़प्पा व्यवस्था, हड़प्पा जो फर्स्ट चैप्टर है उससे जितने भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो 2026 में पूछे जाएंगे उन सबको हम लोग देखेंगे कि क्या क्या उसका आंसर हो सकता है, उपयुक्त आंसर क्या लिखेंगे तो अच्छा नंबर आपको मिलेगा। तो पहला क्वेश्चन है, हड़प्पा कालीन सिंचाई के दो प्रमुख साधनों को बताइए। ये देखिए 2024 में, 2014, 2013, 2009 ये सभी समय पूछा गया है, तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाला है। इसके दो सिंचाई के साधन हैं, कौन कौन है? तो पहला जो सिंचाई किया जाता था वो नदियों के माध्यम से किया जाता था और जलाशयों से पानी को लाने के लिए किया जाता था। नहरों का निर्माण किया गया था ताकि इन नहरों से जो है सिंचाई का प्रबंध किया जा सके, ठीक है। और दूसरा जो था वो कुएं से किया जाता था। कुएं में जो देखते थे कि सालों भर पानी जो एकत्रित होता था छत पर पानी इकट्ठा करके, और हड़प्पा काल में हर घर में कुएं होते थे और उन्हीं कुएं में पानी संचित हो जाता था और वो रोज का भी उपयोग होता था उस पानी से, और सिंचाई का भी काम उस पानी के माध्यम से किया जाता था। तो दो माध्यम थे हड़प्पा सभ्यता में, एक नहरें और एक कुएं। इन दो माध्यमों से जो है सिंचाई का काम हड़प्पा सभ्यता में होता था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, हड़प्पा सभ्यता के 4 प्रमुख केंद्रों का नाम बताएं। तो ऐसे केंद्र तो बहुत सारे हैं, आप उनमें से कोई भी 4 लेकर के इसको एक्सप्लेन कर दीजिएगा तो आपका अच्छा नंबर आ जाएगा। ये सभी जो है 2 अंक स्तरीय हैं, 2 नंबर इसको लिखने पे मिलेंगे। ये क्वेश्चन देखिए 2023 और 2022 में भी पूछा गया है। हड़प्पा ये कहाँ है? तो हड़प्पा जो है ये पंजाब क्षेत्र में स्थित है और इस सभ्यता के पहले खोजे गए स्थलों में से एक था। सबसे पहली जो खोजी गई थी उसका नाम क्या था? हड़प्पा। हड़प्पा जो अभी है कहाँ है? मेन हड़प्पा जो पाकिस्तान में है, ठीक है। और भारत में भी उसका कुछ एरिया चला आता है, वो कहाँ है? अभी पंजाब में, ठीक है। दूसरा है मोहनजोदड़ो। मोहनजोदड़ो यह सिंधु नदी के किनारे एक स्थित शहर था। यह अपनी योजनाबद्ध संरचना और उन्नत सुविधाओं के लिए जाना जाता है। जैसे देखते होंगे मोहनजोदड़ो में स्नानागार मिला, अन्नागार मिला, तो यहाँ के जो मकान बने थे वो ग्रिड पद्धति में मिला। यहाँ का रोड बहुत ही उन्नत किस्म का था, नालियां उत्तम किस्म की थी। ये सब कहाँ से मिले? मोहनजोदड़ो से मिला है। धौलावीरा, धौलावीरा ये जो स्थल है गुजरात में स्थित है और यहाँ जल प्रबंधन प्रणाली और पत्थर से वस्तुएं निर्मित मिला है। यहाँ पे एक है राखी गढ़ी। तो राखी गढ़ी कहाँ है? तो ये हरियाणा में स्थित है और भारतीय उपमहाद्वीप में सबसे बड़ा हड़प्पा जो स्थल है वो कौन सा है? राखी गढ़ी। और ये कहाँ स्थित है? ये हरियाणा में स्थित है राखी गढ़ी। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं, हड़प्पा सभ्यता के किन्हीं 2 विशेषताओं का उल्लेख करें। तो हड़प्पा सभ्यता का जो सबसे अच्छी व्यवस्था थी वो किस व्यवस्था के लिए जानी जाती थी? शहरीकरण के लिए, कि आज के जैसा ही या आज से भी उन्नत किस्म की जो सभ्यता थी वो कौन थी? हड़प्पा सभ्यता थी। इसमें जो शहरी योजना बनाया गया था, शहर की जो योजनाएं बनाई गई थी वो कैसा था? तो हड़प्पा सभ्यता की सबसे महत्वपूर्ण विशेषताओं में सबसे युक्त था ग्रिड पैटर्न पे। जो भी शहर का निर्माण किया गया था वो ग्रिड पैटर्न पे किया जाता था। शहर का निर्माण इस तरह से एकदम बिल्कुल ग्रिड पैटर्न पे किया जाता था, सब एक दूसरे को समकोण पे काटती थी। यहाँ की सड़कें भी उसी ढंग से निर्मित थी और जल निकासी जो प्रणाली थी वो रोड के सटे हुए, जो सड़क के सटे हुए थे उन सड़कों के सटे सटे जल निकासी प्रणाली की व्यवस्था को शामिल किया गया था। मोहनजोदड़ो में एक विशाल स्नानागार मिला है। शायद यह धार्मिक अनुष्ठान वगैरह होता होगा तो सभी लोग एक जगह पर आकर के स्नान करते होंगे और धार्मिक अनुष्ठान करते होंगे। एक अन्नागार मिला है। अन्नागार इस बात को संकेत करता है कि जो अन्न बच जाता होगा उपयोग के बाद उसको एक जगह संचित कर देते होंगे ताकि भविष्य में इसका उपयोग हम लोग कर सकें। एक मिला है मानकीकृत माप और वजन प्रणाली। जो वजन की प्रणाली थी वो किस प्रणाली में थी? 2, 4, 6, 8 इस प्रकार से उसका जो वजन मापने का जो इकाई था इस प्रकार से था।
वजन भी सब जगह एक होता था और व्यापार और वाणिज्य के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होता था। खुदाई में यहाँ बाट और माप इस बात का संकेत करते हैं कि यहाँ पर जो मापने और तौलने की जो व्यवस्था थी काफी उन्नत किस्म की व्यवस्था थी, ताकि किसी को भी कम मात्रा या कम सामग्री न मिले, सबको उपयुक्त वजन मिल पाए। विशाल स्नानागार क्या होता है, पर टिप्पणी लिखें। तो देखेंगे कि मोहनजोदड़ो में यह पाया गया है, अन्नागार है। विशाल अन्नागार हड़प्पा सभ्यता की एक महत्वपूर्ण संरचना थी। यह अन्नागार हड़प्पा सभ्यता की आर्थिक और सामाजिक व्यवस्था में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। पहला हम लोग देखेंगे कि इसकी भंडारण क्षमता, तो भंडारण क्षमता इसकी बहुत बड़ी थी और यहाँ बहुत सारे अनाजों को संचित करके भविष्य के यूज के लिए रखा जाता था। जैसे आज के समय में हम लोग कहाँ रखते हैं, कोल्ड स्टोरेज में रख करके सुरक्षित रखते हैं, ठीक वैसे ही ये अन्नागार होता था। अन्नागार का जो नीचे का फर्श बना होता था वो ईंटों का बना होता था और जो ऊपर की ओर बना होता था वो लकड़ियों का बना हुआ ढांचा होता था। लकड़ी का ढांचा इसलिए बनाया जाता था ताकि ये ठंडा गर्म हर समय में अच्छे से रह सके। इसमें बड़ी मात्रा में अनाज संग्रहित भी किया जाता था। इससे पता चलता है कि जो भी अनाज बच जाते थे उनको सेव किया जाता था। अगला है राजनीतिक मत। अन्नागार का स्थान शहर के केंद्र में था, बिल्कुल जहां शहर होता था उसके केंद्र में रखा गया था, जिससे अनाज को आसानी से हड़प्पा के सभी गांव शहरों में पहुंच हो सके। यह अन्नागार हड़प्पा सभ्यता की आर्थिक स्थिरता और खाद्य सुरक्षा के लिए भी महत्वपूर्ण था। जैसे मान लीजिए कि अगर मान लीजिए कभी अकाल पड़ जाए तो इन अनाजों का उपयोग किया जा सकता था। निर्माण और तकनीक, अन्नागार इस प्रकार से बनाया गया था, इतनी अच्छी टेक्नोलॉजी या इतनी अच्छी तकनीक से बनाया गया था कि वहां के अनाज सड़े गले बिल्कुल नहीं, लंबे समय तक वो अच्छा बना रहे। वहां के फर्श और नमी से बचाव के हुए उपाय को शामिल किया गया था। इससे अनाज को लंबे समय तक सुरक्षित रखने में मदद मिलती थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंधु घाटी सभ्यता के शवों के दाह संस्कार कितने प्रकार थे? सिंधु घाटी सभ्यता में दाह के जो संस्कार थे, जो मृत व्यक्ति होते थे उनके दाह संस्कार 3 तरीके से किए जाते थे। पहला होता था पूर्ण समाधिकरण। पूर्ण समाधिकरण में क्या किया जाता था, इस शव को पूरी तरह से दफना दिया जाता था और दफनाने के बाद जो मृतक होते थे उनके उपयोग के लिए जो दैनिक वस्तुएं हैं, ठीक है, जो बर्तन है और उनके साथ गहने हैं, मिट्टी के बर्तन है, ये सभी चीजें, या तो कोई जानवर भी उनका पसंदीदा हो, कुत्ता हो, बकरी हो, तो इन सब चीजों को भी उनके साथ दफना दिया जाता था, उनके दैनिक उपयोग की वस्तुएं। सेकंड नंबर है आंशिक समाधिकरण। इसमें क्या किया जाता था, सब को खुले में छोड़ दिया जाता था कि ताकि जो जीव जंतु हैं, पशु पक्षी हैं, खा करके पेट भर सके। इसी को क्या कहा जाता था, आंशिक समाधिकरण। और लास्ट है दाह संस्कार। इसमें क्या किया जाता था, सब को जलाया जाता था और राख को कलश में रख करके दफना दिया जाता था। ठीक है, आज हम लोग के बीच जो प्रथा प्रचलित है, इसी प्रकार की प्रथा प्रचलित है, इसी का हम लोग पालन करते हैं, जिसका नाम है दाह संस्कार। इसमें क्या करते हैं, हम लोग शवों को जलाते हैं और फिर राख को कलश में रख करके और गंगा नदी में प्रवाहित कर देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हड़प्पा लिपि के बारे में आप क्या जानते हैं? तो हड़प्पा लिपि सिंधु घाटी सभ्यता की एक लिपि है, जिसके बारे में अभी तक बहुत सारा रहस्य बना हुआ है। अभी तक बहुत चीजों को खोजा नहीं जा सका है, क्योंकि यहाँ की जो व्यवस्था है वो उसकी लिपि को अभी तक हम लोग पढ़ नहीं पाए हैं। इसलिए सिर्फ और सिर्फ अंदाज लगा करके और चीजों वस्तुओं को परख करके हम लोग सिर्फ अंदाज लगा करके बातों को बताते हैं। लेकिन बाकी जो अगर लिपि कभी पढ़ ली गई तो एग्जैक्ट पता चल जाएगा कि क्या उस समय की व्यवस्था रही होगी। तो हड़प्पा लिपि में लगभग 400 से 600 विभिन्न चिन्ह हैं, जिसमें चित्र भी हैं और कुछ प्रतीक भी शामिल किए गए हैं।
इसे चित्रलिपि के नाम से भी जाना जाता है, जिसमें प्रत्येक चिन्ह किसी वस्तु, विचार या ध्वनि को दर्शाता है। उस समय की जो लिपि लिखी जाती थी ना, वो चित्र बना दिया जाता था, जैसे मछली का चित्र, ट्रायंगल का चित्र, इस प्रकार से बना दिया जाता था। और यह चित्र जो है वो बातों को दर्शाता था कि क्या कहना क्या चाहता था। इसलिए उस चित्र का मतलब बहुत लंबा भी हो सकता है, बहुत छोटा भी हो सकता है। इसीलिए इस पद्धति को अभी तक पढ़ा नहीं जा सका है। दूसरा है उपयोग। यह लिपि मुख्य रूप से मुहरों, मिट्टी के बर्तनों और तांबे की टेबलेट में पाई जाती है। इसका उपयोग व्यापार, प्रशासनिक कार्यों और धार्मिक उद्देश्यों के लिए किया जाता है। अबूझ। हड़प्पा सभ्यता आज तक किसी को समझ में नहीं आया। कभी विद्वानों ने इसे समझने की कोशिश की, लेकिन कोई भी पूरी तरह से अभी सफल नहीं हो पाया है। ऐसा माना जाता है कि हड़प्पा लिपि को आमतौर पर जो दाएं से बाएं की ओर लिखा जाता, आमतौर पर माना जाता था कि दाएं से बाएं की ओर लिखा जाता था, लेकिन कहीं कहीं जो अवशेष मिले हैं उससे यह पता चलता है कि बाएं से भी दाएं की ओर लिखा जाता है। लेकिन अगर आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि हड़प्पा सभ्यता में किस ओर लिखा जाता था, तो आप दाएं से बाएं ओर को ही टिक करेंगे, क्योंकि ज्यादा मात्रा में जो मिला है वो दाएं से बाएं की ओर लिखित ही प्रमाण मिले हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हड़प्पा सभ्यता की जल निकासी प्रणाली की क्या विशेषता थी। देखिए क्वेश्चन कितना इंपॉर्टेंट है। लगातार 3 साल 2020, 2013 और 2019 में ये पूछे गए हैं। तो वहां की जो जल प्रणाली थी ये काफी उन्नत टेक्निक का था। आज के जमाने से भी कहीं उपयुक्त और कहीं अच्छी व्यवस्था उस समय की थी। जैसे वहां की नियोजित नालियों को जो बनाया जाता था, तो नाली को जो बनाया जाता था किस प्रकार का होता था, तो ये पक्की ईंटों की बनी होती थी और इन्हें ऊपर से जो है ढक भी दिया जाता था। और जब ये घरों से संपर्क करता था तो यहाँ पे चौकोर जो है गड्ढा रखा जाता था, ताकि जो घर से गंदगी आए उन गंदगियों को यहीं पर छाट लिया जाए। और नालियों में भी कहीं कहीं जो है गड्ढे पाए जाते थे और यहाँ पे खुलता था, तो खुलने के बाद यहाँ भी कुछ कचरा कलेक्ट हुआ तो इसको भी निकाल दिया जाता था। तो ये जो है बिल्कुल नाली साफ रहता था, नालियां ढकी होती थी, तो मच्छरों और मक्खियों का भी खतरा और बीमारियों का खतरा भी कम हो जाता था। दूसरा था कि घरों से इसका जुड़ाव जो है बहुत अच्छे तरीके से किया जाता था, ताकि कोई भी जो गंदगी हो वो नाली में प्रवाहित ना हो जाए, घर के पास ही या घर के अंदर ही नालियों को कलेक्ट कर लिया जाए। जैसे आज हम लोग जाली लगा देते हैं और कहाँ गंदगी को इकट्ठा कर लेते हैं, अपने घर में ही, और तब उसको फेंक देते हैं। ठीक है, तो इस तरह से नाली की जो जान की समस्या है वो खत्म हो जाती है। सफाई व्यवस्था, तो नालियों को नियमित रूप से साफ करने की व्यवस्था उस समय देखने को लिए बनाई गई थी। जैसे आज के समय में आप देखिएगा सड़कों में कहीं कहीं चलेंगे तो आप इस तरह का गड्ढा देखेंगे और यहाँ पे मैन होल बनाया जाता है, जो लोहे के कंटेनर से ढका रहता है, उसको निकाल के साफ सुथरा करके और फिर से ढक दिया जाता है। तो मैन होल की व्यवस्था उसमें बनवाई गई थी। हाँ, इससे नालियों में कचरा जमा नहीं होता था और पानी का प्रवाह भी बना रहता था। शहरी योजना का हिस्सा, जल निकासी प्रणाली हड़प्पा सभ्यता की शहरी योजना का एक महत्वपूर्ण हिस्सा था, जो स्वच्छता और स्वास्थ्य को प्राथमिकता देती थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, हड़प्पा सभ्यता के पतन के मुख्य कारण क्या थे। तो जो ये देखिए क्वेश्चन कितना इंपॉर्टेंट है, 2018, 2012, 2010 में ये सभी एग्जाम में पूछे गए हैं। तो इस समय जो थी जलवायु परिवर्तन, एक कारण यह भी माना गया है कि हो सकता है कि जलवायु परिवर्तन हो गया हो और ऐसा परिवर्तन हुआ कि सारे पेड़ पौधे भी खत्म हो गए होंगे या पानी खत्म हो गए होंगे, या तो अत्यधिक गर्मी, ताप या बाढ़ आ गया होगा, जिससे पूरी सभ्यता खत्म हो चुकी होगी। कुछ विद्वानों का ये मानना है पूरी तरह से कृषि ही खत्म हो गई होगी, पूरी तरह से पानी ही खत्म हो गया होगा। कुछ लोग का मानना है कि प्राकृतिक आपदा आई होगी, भूकंप आया होगा, बाढ़ आया होगा, या तो कोई और भी प्राकृतिक आपदा आई होगी जिसके माध्यम से पूरी की पूरी सभ्यता खत्म हो गई। एक और कारण है कि आर्यों का आक्रमण हुआ था
तो आर्यों का आक्रमण के प्रभाव के कारण भी हड़प्पा स्थल खत्म हो गया। लेकिन ये बहुत ही विवादित तथ्य है। क्यों? क्योंकि कोई भी आक्रमण करेगा तो ऐसा नहीं होगा कि बिल्कुल 100 में 100 लोग ही मारे जाएंगे, कोई एक आध दो भी नहीं बचेगा। पूरी तरह सभ्यता ही कोई डिस्ट्रॉय नहीं कर देगा। अब मान लीजिए डिस्ट्रॉय कर भी देगा तो वो व्यक्ति वहां तो रहेगा, क्योंकि डिस्ट्रॉय ही क्यों करेगा, आएगा तो वहां पर रहेगा, पूरी तरह से खत्म हो जाएगा तो। लेकिन वहां पर उन लोगों के रहने के भी प्रमाण नहीं मिले हैं। व्यापार में कमी, ऐसा भी हो सकता है कि व्यापार में कमी आ गई होगी, आर्थिक संकट उत्पन्न हो गया होगा, जिससे शहर जो है पूरी तरह से कोलैप्स कर गए होंगे, ढह करके खत्म हो गए होंगे। एक अलग और आगे कारण है कि महामारी, कोई महामारी फैल गई होगी, जैसे प्लेग है, कोरोना आ गई थी बीमारी, उसी प्रकार से उस समय भी कोई बीमारी आ गई होगी जिसके माध्यम से पूरी की पूरी सभ्यता ही जो है वो डिस्ट्रॉय कर गई होगी। सिंधु घाटी सभ्यता की नगर योजना क्या थी? तो सिंधु घाटी सभ्यता की जो योजना थी वो काफी उन्नत और व्यवस्थित थी। सबसे पहले जो शहरों का निर्माण किया जाता था वो ग्रिड पैटर्न में किया जाता था। इस पे जो सड़कें थी एक दूसरे को समकोण पर काटती थी। उस समय की जो सड़कें होती थी वो इस प्रकार से समकोण पे काटते हुए जाती थी, ताकि जो है बिल्कुल सीधा बने, कहीं टेढ़ा मेढ़ा ना बने। एक सुनियोजित शहरों का निर्माण किया जाता था। जैसा कि आप लोग देखे होंगे कि कोई भी गांव या शहर बसता था तो सबसे पहले वहां पूरा मिट्टी भर करके ऊंचा कर लिया जाता था। ऊंचा करने के उपरांत क्या किया जाता था कि यहाँ पर एक सुनिश्चित ढंग से पूरा मैप बना करके और वहां नगरों और भवनों का निर्माण किया जाता था, जिससे यातायात और परिवहन बिल्कुल ही सुगम हो जाता था। और शहर को आयताकार बनाया जाता था, रेक्टेंगल के साइड में बनाया जाता था। सड़कें जो होती थी चौड़ी और सीधी होती थी, इन्हें अच्छी तरह से बनाया गया था। मुख्य सड़कें लगभग 9 मीटर चौड़ी होती थी और जबकि गलियां लगभग 1.5 से 3 मीटर तक चौड़ी हुआ करती थी। आज के जैसा एकदम बाईपास रोड के जैसा इस समय का सड़क का निर्माण होता था। सड़क का निर्माण जो होता था वो ईंट और पत्थरों के माध्यम से किया जाता था। और सड़क का निर्माण जो किया गया था उस पर अभी जो इतिहासकार देखें तो बहुत सारे धूल वगैरह पड़े थे, नीचे से ईंट और पत्थर के टुकड़े देखने को मिलते हैं। जल निकासी प्रणाली, तो जल निकासी जो प्रणाली थी वो भी काफी उन्नत किस्म की थी। पक्की ईंटों से बनी थी, नालियां ढकी होती थी ताकि गंदगी और मच्छर न फैले। आवासीय भवन, जो रहने का जो भवन होता था उसका टेक्नोलॉजी तो आप लोग देखे होंगे कि क्या किया जाता था कि जो भी घर बनता था उन घरों को इस टेक्नोलॉजी पे बनाया जाता था कि इस प्रकार से आप लोग एग्जाम में इस प्रकार का बना भी सकते हैं कि अगर पूछ रहे कि घरों का उस समय नियोजन व्यवस्था कैसा था, घर कैसे बनाए जाते थे, तो इस तरह से घर बनाया जाता था। चारों तरफ रूम होते थे, ठीक है, और बीच में एक आंगन होता था, आंगन में एक कुआं भी होता था और एक आध सीढ़ी रूम होते थे, एक आध रसोई घर होते थे, ठीक है, एक और सीढ़ी होता था। और यहाँ पर जो घर का मुख्य द्वार के पीछे गेट खुलता था और गेट के खुलते ही यहाँ पर एक गेस्ट हाउस भी मिलता था, जहां पर जो बाहरी लोग आए तो वो लोगों को बैठने उठने की व्यवस्था भी यहाँ की जाती थी, ठीक है। सार्वजनिक भवन भी होते थे। उस समय सार्वजनिक भवन भी पाए गए हैं जिसमें विशाल स्नानागार, ग्रेट बाथ पाए गए हैं, ठीक है, अन्नागार पाए गए हैं जहां सभी लोग अपना अनाज रखते थे और सामाजिक और धार्मिक गतिविधियों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होता था। वो कौन होता था? सार्वजनिक भवन। जैसे आज के समय में कोल्ड स्टोरेज होता है, नहाने के लिए स्विमिंग पूल होता है, उसी तरह से उस समय भी ये देखने की चीजें मिलती हैं। गढ़ को इंग्लिश में सिटाडल कहते हैं। कभी कभी क्वेश्चन पूछ देता है कि सिटाडल क्या होता है, इंग्लिश का शब्द लेकर के आपको हिंदी में पूछ देता है, ठीक है। प्रत्येक शहर में एक गढ़ भी होता था जो ऊंचाई पर स्थित होता था और ये पूरी तरह से किलेबंद किया हुआ रहता था और गढ़ में जो है प्रशासनिक और धार्मिक के काम किए जाते थे,
ठीक है, ये क्वेश्चन देख रहे 2018, 17, 2014 और 11 में बहुत वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये हर साल लगभग ये शॉर्ट आंसर या लॉन्ग आंसर में पूछ ही लिया जाता है। कार्बन 14 विधि क्या है? तो कार्बन 14 विधि जो है एक रेडियोधर्मी डेटिंग तकनीक है। इसका उपयोग हम लोग किसी भी पदार्थों की आयु को निर्धारित करने में करते हैं, जैसे हड्डियां है, लकड़ी है, कपड़े हैं, उसको हम लोग माप करके यह बताते हैं कि यह वस्तु कितनी वर्ष पुरानी हो सकती है। ठीक है, तो कार्बन 14 विधि का निर्माण, इसमें रेडियोधर्मी आइसोटोप होते हैं जो वायुमंडल में बनता है। जब ब्रह्मांडीय किरणें नाइट्रोजन परमाणुओं से टकराती है तब कार्बन 14 का निर्माण होता है। पौधों द्वारा भी अवशोषण क्या किया जाता है? CO2 के माध्यम से C14 का अवशोषण किया जाता है। जीवों में संचय, जब जानवर पौधों को खाते हैं तो उसमें भी C14 अवशोषित कर लेते हैं, जिससे C14 की मात्रा उसमें बनी रहती है। मृत्यु के बाद क्षय कैसे होता है? तो लगभग अर्ध क्षय जो होता है, आधा क्षय 5730 वर्ष लगने पे वो आधा क्षय हो जाता है। इसी को हम लोग कार्बन 14 की अर्ध आयु या हाफ एज के नाम से जानते हैं। आयु निर्धारण करने के लिए वैज्ञानिक को पुराने समय की वस्तुओं को निर्धारण करने के लिए C14 विधि का इस्तेमाल करते हैं। यह नमूना अधिक पुराना है।